ओके, आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा में थर्ड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है बोयर एटॉमिक मॉडल, या इसको कहते हैं बोयर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एटम का जो मॉडल है, बोयर ने तो इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने पास्टुलेट्स और अपने थ्योरी को डेवलप करते हुए कुछ रिज़ल्ट डेवलप किए। लेकिन बिफोर बोयर एटम के मतलब क्या ओपिनियन थी, क्या राय कायम की जाती थी, तो एक थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम बोयर की तरफ आते हैं कि बोयर ने कौन से पास्टुलेट दिए बोयर एटॉमिक मॉडल के मतलब और वो क्यों दिए गए। तो अर्ली हिस्ट्री ये है कि दो फिलासफर थे, तो जो देनी है 400 BC, अर्ली 400 BC, बहुत ही ग्रीक से पहले का ये पीरियड है। डेमोक्रेटस और दूसरा फिलासफर था एरिस्टोटल। इन दोनों ने एटम के मतलब, मैटर के मतलब एक आइडिया डेवलप किया था। डेमोक्रेटस ये कहता है कि मैटर जो है ये एटोमस है, यानी ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमस। व्हाट इज एटोमस? कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स, कि मैटर जो है ये नाकाबिले तकसीम ज़र्रा है। मैटर के मतलब ये उसका ख्याल था, इंडिविजिबल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स। क्लियर होगी बात? ये हम सिर्फ बुलेट पॉइंट लेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब 100 ईयर लेटर्स, यानी 1 सेंचुरी बाद, एरिस्टोटल कहता है कि जिस तरह हम लोग जानते हैं कि हम किससे बने हुए हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी। तो एरिस्टोटल कहता है कि मैटर जो है ये 5 चीज़ों से वजूद में आया है, वाटर, एयर, क्ले, फायर। ये 4 बेसिक कंपोनेंट हो गए, आग, हवा, पानी, मिट्टी। और इन चारों को एक मीडियम है ईथर। ईथर के अंदर ये सारी चारों के चारों कंपोनेंट्स जो है, पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो ईथर के अंदर सिमटे हुए हैं। तो 5वां इसने ईथर का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये बहुत सारी जगहों पर नहीं है, मैंने ये लिटरेचर सर्वे किया है, तो ये मुझे मिला कि बेसिकली ईथर का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल के पीरियड का है। अब उसके बाद हम जंप करते हैं, डाल्टन एटॉमिक मॉडल पे आते हैं। ये आपकी अर्ली क्लासेस में है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल के तहत मैटर कंपोज्ड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मैटर कंपोज्ड अप ऑफ या मैटर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, ही इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक। यानी डाल्टन ने डेमोक्रेटिक फिलासफर जो था उसके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुका था कि मैटर क्या चीज़ है, टानी इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक मैटर क्या था, इंडिविजिबल पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है, जिसको क्या नाम दिया गया, एटम। एटम का लफ्ज़ एटोमिस्टिक से डिराइव हुआ है। ग्रीक में एटम्स को एटोम्स बोला जाता है, एटोम्स, ATOMES। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गई। अब 1907 में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रे जो आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में पढ़ी हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। 1896 में रेडियो एक्टिविटी, इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई ऑफ सर्टन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और सर्टन नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी को करस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रम, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय एन एटम। तो स्पेक्ट्रम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियो एक्टिविटी, ये 3 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हमें क्या आंसर दे रहे हैं कि एटम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है। ये इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर नहीं है, बल्कि डिविजिबल पार्टिकल है, नाकाबिले तकसीम ज़रा नहीं है, बल्कि इसको सब डिवाइड किया जा सकता है इसके फ्रेगमेंट्स और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल कंपोज किया, उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम आलू बुखारा, पुडिंग कस्टर्ड होता है,
और कस्टर्ड जब बन जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। आप कस्टर्ड बनाने के बाद सजावट के तौर पे उसमें कोई ड्राई फ्रूट एम्बेड करते हैं ना, आप प्लम डाल दें, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल बादाम का दाना डाल देती हैं, सोगी का पीस एक रख देती हैं। तो थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया एटम के मतलब, एक तो ये उसने कह दिया कि एटम क्या चीज़ है, इट इज़ द डिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, कि ये मैटर का डिविजिबल पार्ट है, यानी तकसीम हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। और पुडिंग मॉडल में ये कहता है कि एटम एक स्फेरिकल शेल है, तो जो देनी है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक प्लम इन ए पुडिंग, के इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चार्ज के साथ एम्बेड कर दिया गया है, घुसा दिया गया है, जिस तरह प्लम को पुडिंग के ऊपर रख दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी दे ओबे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर होगी बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट सच काइंड ऑफ एटम्स, सच काइंड ऑफ मॉडल, कि कोई एम्प्टी स्पेस अवेलेबल नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एटम की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, स्पेसेस वैकेंट स्पेसेस नहीं है, यानी दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि जैसे पुडिंग यूनिफॉर्म तरीके से बन गई और आपने क्या किया, प्लम को आलू बुखारे को बीज में डाल दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पुडिंग मॉडल। अब इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट के जिम्मे एक काम लगाया कि भाई थॉमसन के इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। ये रदरफोर्ड ने खुद नहीं किया, उसके 2 स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्सडन। गाइगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू वेरीफाई पुडिंग मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉइल। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि उसने एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल की ली और रेडियोएक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल उस पर फॉल किया। और आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द atoms of the gold foil, indicate that most of the volume of the atom is empty where electron can reside। कि गोल्ड फॉइल के एटम में मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है, जहाँ से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल डेविएशन करते हुए आगे निकल गई और फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके इमेजेस बनाई। तो रदरफोर्ड ने जब गाइगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने की और उसने एक मॉडल दिया जिसे कहते हैं प्लैनेटरी मॉडल। दिस वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल प्रोपोज्ड बाय लॉर्ड रदरफोर्ड इन द फ्रंट ऑफ पीपल्स। के फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल है कि एटम का ज़्यादातर मास टानी पोर्शन में लाई करता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, एंड न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पर वॉल्यूम एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम एम्प्टी है, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, ओबेइंग प्लैनेटरी सिस्टम जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सोलर सिस्टम को ओबे करते हैं। इसलिए इसको फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल या आप कह सकते हैं प्लैनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। बात ज़हन में आ गई। अब हम बोर के करीब पहुँच आए हैं। रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया उसकी बहुत सारी मतलब कि आप कह सकते हैं इफादियत थी, बहुत सारे ऐसी बातें थी कि जिनको आप अप्लाई कर सकते हो आज भी। लेकिन कुछ बातें रदरफोर्ड ने ऐसी कह दी कि जिसकी वजह से उसका मॉडल रिजेक्ट हो गया। जब ये रदरफोर्ड ने फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया या प्लैनेटरी मॉडल प्रपोज किया, उस वक्त एक थ्योरी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी जिसे कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इट शुड इमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यूटिलाइज किया अपने प्लैनेटरी मॉडल पे। वो कह रहा है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एनर्जी रेडिएट कर रहा है।
और जब ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लेट्स सपोज ये एक बायर का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करते करते, क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेट करता है, और इसके एक्सेलरेट होने की वजह से ये रेडिएशन क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रेडिएट करेगा। तो जब ये रेडिएशन रेडिएट करेगा कंटिन्यूसली, इसकी एनर्जी लूज होती जाएगी, लूज होते होते एवेंचुअली इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस तरह एटम फिर स्टेबल तो ना होगा ना, एटम की अनस्टेबिलिटी सामने आ रही है। लेकिन हम जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम को जब ऑब्जर्व करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो हम तो कहते हैं कि एटम तो स्टेबल्स हैं, ज़्यादातर एलिमेंट के एटम्स क्या हैं, स्टेबल है। और ये स्टेबिलिटी उस वक्त रहती है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करता है तो इट डज नॉट गेन और लूज एनर्जी, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे और ना लूज करे। बात ज़हन में आ गई। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट के तहत बोयर जब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है जस्ट लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, लेकिन एनर्जी रिलीज कर रहा है कंटिन्यूसली, और अगर एनर्जी रिलीज करता है कंटिन्यूसली तो हमें कंटिन्यू स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब हमने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, फर्स्ट सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा बना था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये फिर एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट बात आ गई ना। तो इस तरह रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके मॉडल में कुछ बातें ऐसी थीं जिनको आगे बोयर ने अप्लाई किया। अब बोयर मॉडल क्या था, 1913 में नील बोयर ने एक मॉडल प्रपोज्ड किया ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एज वेल एज मैक्स प्लैंक की थ्योरी। यानी इसने क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भी यूटिलाइज किया और साथ मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट थी, जो मैक्स प्लैंक ने अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुतालिक बयान की, इन दोनों को यूटिलाइज किया। इसलिए बोयर के मॉडल को ये आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, सेमी क्लासिकल मॉडल कहा जाता है। सेमी क्लासिकल मॉडल, क्योंकि सेमी क्लासिकल मॉडल क्यों, कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल्स, जो कि रदरफोर्ड भी कह रहा था, और ये चार्ज पार्टिकल है, और ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी बोयर ने रदरफोर्ड के प्लैनेटरी मॉडल की बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो ये बात रिजेक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और यूटिलाइज करता है किस कॉन्सेप्ट को, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आपको इल्म होनी चाहिए कि जिसमें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये कहा गया था कि ब्लैक बॉडी के एटम्स जो हैं वो क्या हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट होते हैं, और ऑसिलेटर जब तक अपनी क्वांटम स्टेट में रहते हैं ना तो वो एनर्जी लूज करते हैं और ना ही एनर्जी गेन करते हैं। व्हेन ऑसिलेटर जंप फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर क्वांटम स्टेट, आइदर इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी और एमिट एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया बोयर ने। तो अब उसने इन दोनों कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए 3 मेन पोस्टुलेट्स दिए। ये पोस्टुलेट आसान बात नहीं है, रटे की हद तक तो फ़ौरन बंदा समझ लेता है, आपने रटा लगाया होगा, लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बोयर ने पोस्टुलेट दिए, खुद से एक्सप्लेन भी नहीं कर सका, इवन दे कुड नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट पोस्टुलेट, प्रेजेंट खुद किया लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। बाद में डी ब्रॉय ने उसको एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोयर ऑर्बिट। ये नेक्स्ट डिस्कशन होगी, उसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला पोस्टुलेट क्या था, मैंने कुछ लिखे भी हैं, मैं आपको बताता भी हूँ। अब ये जो प्लैनेटरी मॉडल था रदरफोर्ड का, इसी में थोड़ी सी एक्सटेंशन की है। बोयर ये कहता है, गौर से देखें, an electron bound to nucleus in an atom can revolve around the nucleus in definite circular orbit called stationary orbit or quantized orbit without radiating energy under the influence of Coulombic force of attraction between electron and positive nucleus that provided certain centripetal force to electron। कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ पार्टिकुलर ऑर्बिट हैं
जहां इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है। इन ऑर्बिट्स का नाम क्या दिया बोयर ने? स्टेशनरी ऑर्बिट, या इन्हें कहते हैं अलाउड ऑर्बिट, वेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग under the influence of Coulombic force between electron and positively nucleus that must provided necessary centripetal force to electron and compel it to move in a circular path। कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ खास जगह हैं जिनको ऑर्बिट्स का नाम दिया गया, और उन ऑर्बिट का नाम क्या था? स्टेशनरी ऑर्बिट या अलाउड ऑर्बिट। वहां इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है, किस फोर्स की इफेक्ट की वजह से? कोलम्बिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन प्रोवाइडेड बाय द प्लैनेट्स एंड कंपेल इट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। कि जिस तरह प्लैनेट सन के गिर रिवॉल्व करते हैं तो प्लैनेट्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट होती है ये कहां से आती है? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। और वहां याद रख लो मासेस इन्वॉल्व हैं, यहां चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व है। क्लियर होगी बात? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन बॉयर से पूछा गया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है ये रिवॉल्व करता है तो ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो इसको तो रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट करनी चाहिए। तो आपके पोस्टुलेट 1 के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा। बॉयर कुड नॉट प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो खुद इसका आंसर नहीं दे सका कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के तहत इसे क्या करना चाहिए? चार्ज पार्टिकल को रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, लेकिन रेडिएशन एमिट होती दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं एमिट कर रहा? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन बुक में भी नहीं दिया हुआ और बॉयर ने भी इस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेटर ऑन डी ब्रॉय ने जब वेव पार्टिकल कॉन्सेप्ट दिया, वेव नेचर ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया, इलेक्ट्रॉन को कहा ये पार्टिकल नहीं है ये वेव है, तो फिर इसका आंसर मिलेगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या था। अभी हम पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। दूसरा पोस्टुलेट, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो आप याद रख लें कि हर स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट का एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जिस तरह बाल है उसको रिवॉल्व करे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। डेथ वेल में मोटरसाइकिलिस्ट रिवॉल्व करता है, मूव करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। अर्थ सन के गिर रिवॉल्व करती है, एंगुलर मोमेंटम है। मून अर्थ के गिर रिवॉल्व करते हैं, एंगुलर मोमेंटम है। तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट, अलाउड ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इसका एक पार्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम है, और वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? h/2π। यानी सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो क्या है? h/2π। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उस पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? h/2π। और अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 2 टाइम h/2π। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो वो होगा 3 टाइम h/2π। फोर्थ ऑर्बिट में है 4 टाइम h/2π। h/2π की एक वैल्यू आप एज्यूम कर लो माइंड में। h और 2π को मैं सॉल्व करता हूं। लेट्स सपोज ये वैल्यू आती है 5 जूल सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? 5 जूल सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 2 टाइम 5, 10 जूल सेकेंड। थर्ड में 15, फोर्थ में 20। तो ऐसा तो नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंटिन्यूस हो, 5, 5.1, 5.2, 5.3 अप टू सो ऑन। तो एक खास वैल्यूज के इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्वांटाइज रहता है, और उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π।
तो ये पोस्टुलेट क्या कहता है, गौर से देखें, ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन whose orbital angular momentum is integral multiple of h/2 pi। यानी सिर्फ वो ऑर्बिटल स्टेट्स या वो स्टेशनरी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के लिए, रेवोल्यूशन के लिए अलाउ हैं कि जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है। अब ये भी तो स्टेट है ना, देखें, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। यहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। लेकिन बोयर से यहां पर भी पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू है L = R क्रॉस P, आप जानते हैं आर पी साइन थीटा, थीटा 90 होता है, तो साइन 91 आर पी, पी को ओपन करें MV तो MVR, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बनेगी, MVR = इंटीग्रल मल्टीपल h/2 पाई, वेयर n इज इंटीग्रल नंबर, लेटर ऑन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू है 1 2 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखें n की जगह क्या आ जाएगा 1h/2 पाई, सेकंड में क्या आएगा 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। तो h/2 पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ऑर्बिट टू ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इस फिक्स्ड वैल्यूज के क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। मैंने एग्जांपल दी ना कि h/2 पाई को तस्वर कर लो 5 है, तो फर्स्ट में 5 हो जाएगी, सेकंड में 10, थर्ड में 15। इस प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज या कंजर्व रहता है। ये बात जब बोयर से पूछी गई कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज क्यों है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई क्यों है, तो इसका आंसर भी बोयर के पास नहीं था। यानी इस चीज का आंसर भी बोयर एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये आंसर भी हमें कहां मिलेगा, फिर हमें वेव नेचर ऑफ पार्टिकल यानी डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोयर ऑर्बिट से ये मिलेगा। लास्ट पोस्टुलेट में उसने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया कि रदरफोर्ड कह रहा है कि कंटिन्यूसली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहां पर क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब तक एटम्स, ऑसिलेटर, ब्लैक बॉडी के एटम या ऑसिलेटर अपनी क्वांटम स्टेट में है ना एनर्जी लूज करते हैं ना गेन करते हैं। एनर्जी का एब्जॉर्ब होना और एमिट होना कब होता है, व्हेन एटम चेंजेस इट्स क्वांटम स्टेट। तो यहां पर भी वो कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स क्वांटम स्टेट, ऑर्बिटल स्टेट, इट शुड आइदर एब्जॉर्ब एनर्जी और emit energy in the form of wave। तो पोस्टुलेट ये था कि an atom radiate energy only when the electron jump from one allowed state to another allowed state in the form of photon of energy hf। कि जब एक अलाउड स्टेट से दूसरी अलाउड स्टेट में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। यानी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करेगा, और अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये एनर्जी गेन करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू अलाउड स्टेट इज इक्वल टू hf। अगर हायर स्टेट की एनर्जी En है, लोअर स्टेट की एनर्जी Ep है, तो En माइनस Ep इज इक्वल टू hf। तो इस तरह डेल्टा E इज इक्वल टू hf। तो ये एनर्जी कॉन्सेप्ट उसने दे दिया। लेटर ऑन यहाँ से भी हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के मुतालिक आंसर मिलेगा। तो इस तरह ये जो सेमी क्लासिकल मॉडल था बोयर का, जिसमें उसने क्लासिकल फिजिक्स और प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूटिलाइज करके कलेक्टिवली एक मॉडल दिया, इस मॉडल को अप्लाई किया बोयर ने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन एटम पे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है, हाइड्रोजन कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के ऊपर तो अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो हम कहते हैं सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, तो उस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम। यानी हाइड्रोजन एटम, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम। यहाँ तक ये एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट के ऊपर बोयर थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ओके जो है ना क्लोज कर दो।